Welcome students. Good afternoon to everyone. And today in today's class हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ेंगे. और स्प्रिंग पेंडुलम is very important from the point of view of NEET examination. तो पहली हेडिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग. देखिएगा, कंसीडर वन स्प्रिंग. मान लीजिए एक स्प्रिंग है. अगर हम स्प्रिंग के लोअर एंड से, सपोज करिए कि अगर हम स्प्रिंग के लोअर एंड से एक मास को सस्पेंड करते हैं तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तो जब आप लोअर एंड पर मास को सस्पेंड करते हैं तो स्टूडेंट जानते हैं क्या होगा? स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज. या दूसरे वर्ड्स में हम कहें, अगर हम लोअर एंड पर कोई फोर्स लगाते हैं तो यहां देखिए स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करने वाला फोर्स कौन सा है? वेट. मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? डेल्टा है. तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं mg इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल. या हम कोई फोर्स लगा दें, ऐसा भी कह सकते हैं F is proportional to delta L. So there are two ways of increasing or changing the length of spring. या तो आप लोअर एंड पर एक फोर्स अप्लाई कर दें या एक वेट को सस्पेंड कर दें. दोनों केसेस में स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. और हमने सपोज किया कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है? डेल्टा एल. तो इस प्रपोर्शन को हटाने के लिए हमें जरूरत है एक कांस्टेंट की, के डेल्टा एल. और इस के को ही हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. तो ये देखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इस फॉर्मूले की मदद से हम स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसलिए आप इसको थोड़ा ब्लॉक में लीजिए. mg इक्वल टू के डेल्टा एल. अब सेकंड कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी. अब सेकंड कंसेप्ट को भी हम यहीं पे पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored
इन स्प्रिंग, हम इसे यू कहेंगे। इसको भी आप निकाल सकते हैं हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हम एक और चीज भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ इक्वल टू के डेल्टा एल, एफ इक्वल टू के डेल्टा एल। तो आप इसे नोट कर लीजिए और ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए। और पोटेंशियल एनर्जी को हम एक और फॉर्मूले में बता सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दोनों साइड आप के से मल्टीप्लाई कर दें, के यू इक्वल टू हाफ के स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर, या अब हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, टू के यू इक्वल टू एफ स्क्वायर, टू के यू इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये भी आप फॉर्मूले को क्या करें स्टूडेंट, नोट करें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। टू के यू इक्वल टू एफ स्क्वायर। विदाउट फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर और इजी होते हैं। अब एम जी इक्वल टू के डेल्टा एल का यूज करके आप देखिए, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, एम जी इक्वल टू के डेल्टा एल का यूज करके आप फोर्स कांस्टेंट को लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन के बारे में को कंसीडर करिए। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक स्प्रिंग की लेंथ 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर ऑन सस्पेंडिंग 2 kg मास। तो ये डेटा क्यों दिया गया है? इस डेटा की हेल्प से हम फोर्स कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि mg इक्वल टू के डेल्टा एल, तो k क्या होगा, mg अपॉन डेल्टा एल। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आई है? जब आपको इस तरह का क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगा तो क्या आप फोर्स कांस्टेंट को निकाल पाएंगे? तो अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट। पहला पॉइंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। ये मटेरियल प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, force constant of spring is inversely proportional to natural length of spring. नेचुरल लेंथ उस लेंथ को कहते हैं जब हम स्प्रिंग पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, तो उसकी लेंथ क्या होती है, नेचुरल लेंथ कहलाती है। तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। और आप चाहें तो ऐसा भी इसको बना सकते हैं, के एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, के वन एल वन इक्वल टू के टू एल टू। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है कि स्प्रिंग की लेंथ हमने चेंज कर दी।
तो स्प्रिंग की अगर आप लेंथ चेंज कर देंगे तो फोर्स कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप सभी लोगों से एक ओरली क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितने लोग हैं इस क्लास में अगर एक्टिव हैं तो इसका आंसर दें। अगर हम एक स्प्रिंग की लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में अगर एक स्प्रिंग को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक स्प्रिंग को हम दो इक्वल पार्ट्स में, इफ वी डिवाइड वन स्प्रिंग इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, तो what will be the force constant of each part? तो मेरा क्वेश्चन है what will be the force constant of each part? तो हर पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? ओनली वन आंसर के, लेंथ डबल हो जाएगी। तो देखिए अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2, तो फोर्स कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेंथ अगर डबल हो गई तो ये हो गया 1/2। 1/2 मतलब, अब देखिए चलिए अब हम इसको कर ही लेते हैं। अब जैसे देखिए K1 L1 इक्वल टू K2 L2, पहले फोर्स कांस्टेंट K था, लेंथ L थी। अब फोर्स कांस्टेंट K2 है, लेंथ हो गई L/2। लेंथ आधी हो रही है तो 1/आधा क्या हो जाएगा? तो L से L तो देखो कैंसिल हो गया, तो K2 will become 2K। K2 will become 2K। अब अगला सवाल, अगर एक स्प्रिंग को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम एक स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट का, हर डिवाइडेड पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? जवाब दीजिए। फोर क्या होगा? 4K होगा, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स कांस्टेंट। तो ये बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, या हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जवाब देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज, लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज 50 सेंटीमीटर and its force constant, ठीक है, इसके, if spring is divided into two parts having length 20 centimeter and 30 centimeter, what will be the force constant तो अब इसको हम कर सकते हैं, K1 L1 इक्वल टू K2 L2, पहले फोर्स कांस्टेंट था K, लेंथ थी 50, अब लेंथ है 20, तो नया फोर्स कांस्टेंट होगा, एक पार्ट का होगा 5K/2, और दूसरे पार्ट का कैसे निकालेंगे? K1 L1 फिर से यूज किया, K2 L2, K 50, नया फोर्स कांस्टेंट, नई लेंथ 30, तो K2 विल बी 5K/3। तो ये बात आपको अब क्लियर हो गई, समझ में आ गई सब लोगों को इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है।
इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ K1 L1 पहले लेंथ कितनी थी 50 थी, अब एक पोर्शन का लेंथ कितना हो गया 20 हो गया, तो यहाँ 20 रख दिया। फिर से इस फॉर्मूले को यूज किया, पहले लेंथ कितनी थी 50 थी, दूसरे पोर्शन की लेंथ कितनी है देखिए 30 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ 30 लिख दिया। तो आपको ये फॉर्मूले का यूज समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों ने इस तरह का फॉर्मूला केसेस कभी नहीं करे, so that is why you are facing the trouble. ओके, तो अब इसको क्लियर करते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हम पढ़ते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। थोड़ा इसका बेसिक समझाना चाहता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है ए। अब क्या किया हमने, इस स्प्रिंग के लोअर पोर्शन पे हमने एक वेट को सस्पेंड कर दिया एम, जिससे स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई डेल्टा एल चेंज हो गई। अब अगला स्टेप समझने की कोशिश करिए। अब ये कहलाएगी हमारी मेन पोजीशन। एक मिनट, इसको थोड़ा हमें यहां लिखना चाहिए। अगर हम इस पोजीशन से मास को स्लाइटली पुश करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम इस पोजीशन से मास को स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करें और रिलीज कर दें, मास की इस पोजीशन में हम मास को स्लाइटली डाउनवर्ड पुश करें, पकड़ लें, होल्ड कर लें और नीचे की तरफ पुल करें, पुल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन रिलीज, और फिर छोड़ दें, तो क्या होगा, ये जो मास है ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, ये मास वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, एंड सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग पेंडुलम। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग पेंडुलम। अब देखिए अगर हम ऐसे लिखें, इफ इन इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, if in equilibrium position mass is pulled down by a distance a, तो डेफिनेटली आप जानते हैं का क्या मतलब है, आप अच्छे से जानते हैं कि ए का क्या मतलब है, बताइए। नीचे की तरफ हम 5 सेंटीमीटर भी पुल कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी पुल कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर भी पुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर लिखा है ए। व्हाई आई हैव रिटन ए? आंसर वो लोग आंसर देंगे जिनका नाम जेड से शुरू होता है। हम्म, तो ए स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन नहीं है।
बस यही प्रॉब्लम है, एम्पलीट्यूड। अगर मैं कहूं कि मास को मैं 10 सेंटीमीटर पुल डाउन करता हूं तो और छोड़ देता हूं, and then released, then released, then mass perform simple harmonic motion। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड होगा 2 पाई m/k, फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई रूट ऑफ k/m, और एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि जितना पुल डाउन करके छोड़ दोगे उतना ही एम्पलीट्यूड होगा। और एसएचएम के सारे फॉर्मूले इस पर एप्लीकेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कितने लोगों को ये समझ में आया? आप अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ रटने से एग्जामिनेशन पास नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। और ये थोड़ा इसको हम और अच्छे से लिख दें। ये यहाँ m लिखा हुआ है, हमने m लिखा है, m, yes, t is time period, f is frequency और amplitude is a। परफॉर्म SHM, ये भी लिख देते हैं, इन वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में याद करने से, रटने से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसको समझना पड़ेगा। नो आंसर फ्रॉम योर साइड। ये कितने लोगों को समझ में आया है? लगता है हमारे बैच में जितने बच्चे हैं उनकी जुबान नहीं है, गूंगे। ओके। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा टाइम पीरियड फॉर्मूला तो मालूम चल गया। क्वेश्चन नंबर 1, a body of mass 500 gram is attached to a horizontal, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग of force constant 8 pi square Newton per meter। If the body is pulled 10 centimeter and then released, calculate। Question number 1, time period of oscillation, maximum velocity of body। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m/k। ये सिंपल है। मास 500 है, 500 ग्राम को हम बोलते हैं हाफ kg।
और ये दिया हुआ है हमारा के 8 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई 1/16 पाई स्क्वायर। 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 पाई, तो टाइम पीरियड हमारा आ गया हाफ सेकेंड। समझ में आया? और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू ए। टाइम पीरियड तो हम निकाल ही चुके हैं 1/2, ए की वैल्यू तो ये आ गया 4 पाई है, और ए यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो ये हमारा मैक्सिमम स्पीड आ गई। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। So note it down. Okay. क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियली हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेंगे। बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, और सेकंड सेशन में हम टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग of constant K. Body executes SHM with frequency दी हुई है of 5/pi hertz. The value of spring constant is (4 Newton per meter). Second option 3 Newton per meter, और तीसरा ऑप्शन है 2 न्यूटन पर मीटर, और चौथा ऑप्शन है 5 न्यूटन पर मीटर। It is compulsory to answer this question by everyone. Maybe the answer is wrong. तो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी दी गई है। स्क्वायर कर दीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम। 4 पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10, याद रखना फ्रीक्वेंसी। और चलिए 10 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को जो वैल्यू दी गई है वो पाई स्क्वायर में दी गई है।
कोई इशू ही नहीं है। इनटू एफ स्क्वायर, तो ये रहा हमारा एफ 25/π² और मास है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को तो आपको बदलना पड़ेगा केजी में। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो π² कैंसिल हो गया, फिर ये 20 ने इसको कैंसिल कर दिया 50 टाइम्स, फिर 25 ने इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, फिर 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया 2। सो द आंसर इज सी। अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। अब देखिए, फिर कुछ एक चीजें आपको बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2πm/k। तो रूट ऑफ k/m, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 2π/t इक्वल टू 2πf इक्वल टू ओमेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो हमें फिर अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। और ओमेगा को हम यहाँ बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप लोग नोट कर लो, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ना चाहेंगे। पहला, springs connected in series like that. ये देखिए, ये पहली स्प्रिंग हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी स्प्रिंग। इसका फोर्स कांस्टेंट है K2, इसका है K1। तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट होगा, इफेक्टिव K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या हम ऐसे यूज कर सकते हैं 1/k इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। और अगर यहाँ हम एक मास को अटैच कर दें तो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? 2πm/k इफेक्टिव। तो दिस इज द केस व्हेन द strings are connected in series. कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो सकती हैं, स्प्रिंग पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकती हैं, a mass can be held between two strings, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब सेकंड कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं।
Yes, springs connected in parallel. Springs connected in parallel. तो देखिए ये हो गई एक स्प्रिंग, दिस इज K1 एंड दिस इज अनदर K2। तो ऐसे केसेस में K इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2। और अगर हम लोअर एंड पर एक मास को अटैच कर दें ऐसे कॉम्बिनेशन में तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन K इफेक्टिव। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2 पाई K इफेक्टिव की वैल्यू डाल दीजिए K1 प्लस K2। नेक्स्ट, तीसरा केस, मैंने मास अब देखिए ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज हेल्ड बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। ये हो गई पहली स्प्रिंग K1 और यहाँ हमने एक मास को अटैच कर दिया। दैट इज K2। तो ऐसे केसेस में भी K इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2। अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं K1 प्लस K2। तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसे अब नोट कर लिया होगा, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। A mass m is suspended from a string of length L and force constant K. The frequency of vibration of mass is F1. ये given है. The spring is cut into
2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड the same mass is suspended। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। suspended from one of the part। the new frequency of vibration of mass is F2। Then which of the following is correct? Which of the following is correct? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है F1 इक्वल टू √2 F2। सेकंड ऑप्शन है F1 इक्वल टू F2। थर्ड ऑप्शन है F1 इक्वल टू 2F2। फोर्थ ऑप्शन है F2 इक्वल टू √2 F1। √2 F1। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को, सबसे पहली जरूरत है प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तभी हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? तो यहाँ देखिए, स्प्रिंग के हम 2 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। पहले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट था K, और बाद में अगर हम उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, अभी मैंने आपको समझाया था, एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो फोर्स कांस्टेंट बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल हर केस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ 4 आंसर हैं इसके, तो अब कैसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को, देखिए। K/M ये हम जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू K। F1 अपॉन F2 इक्वल टू √K1। बहुत सिंपल वे में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले फ्रीक्वेंसी F1 थी, बाद में F2 थी। पहले फोर्स कांस्टेंट K था, फिर एक डिवाइडेड पार्ट का फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू √2 F1। कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। तो F2 इक्वल टू √2 F1, तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये तो हमने कर ही लिया। मास M is suspended from a spring the time period of mass
is t second. If the mass is increased, if the mass is increased, ध्यान देना, इंक्रीज बाय स्मॉल एम, तो हम मास कुछ बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, एम। तो कहा जाता है कि देन टाइम पीरियड बिकम्स, देन टाइम पीरियड बिकम्स 5t/3। कितना हो जाएगा, 5t/3। देन पूछा गया है रेशियो ऑफ m/m is, फर्स्ट आंसर 5/3, सेकंड आंसर 3/5। देखिए क्वेश्चन को दो बार प्रैक्टिस करिए। 25/9, फोर्थ ऑप्शन 16/9। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो मास को इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √m। सो t1/t2 इक्वल टू √m1/m2। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। पहले टाइम पीरियड t था, बाद में था 5t/3। पहले मास था m, बाद में मास हो गया m+m। तो t से t तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। 9/25 इक्वल टू m/m+m। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25m इक्वल टू 9m प्लस 9m। समझ में आया? 16m, कैपिटल M। ओके, 9m। तो पर आपको निकालना क्या है, m/m। तो m/m कितना होगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो ये होगा 16/9 m/M। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ ए मास, द टाइम पीरियड of a mass suspended from a spring is T. If the spring is cut into 4 equal parts, कितने इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं हम, 4 equal parts, and the same mass is suspended from one of the parts,
then the new time period is first option t second, second option t by 2, third option 2t, fourth option t by 4. लगता है आप लोगों ने कभी पहले इस चैप्टर को पढ़ा नहीं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको करते हैं हम. तो देखिए, आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाय k. तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k. तो t1 अपॉन t2 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ k2 बाय k1. तो पहले टाइम पीरियड t था, बाद में कितना हो जाएगा, पहले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना था k, क्योंकि उसके 4 इक्वल पार्ट्स करे गए हैं, तो ये हो जाएगा 4k. k से k कैंसिल, 4 का रूट 2, तो t2 विल बी t बाय 2. कितना आएगा, t बाय 2. तो थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है. तो ये प्रीवियस नीट पेपर है, जैसे लिया गया क्वेश्चन है. और कितना आसान था आप देखिए. और अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, तो आप लोग ध्यान रखिए. आई हैव गॉट द अटेंडेंस ऑफ टुडे सेशन कि किस किस ने अटेंड किया है, और अगले सेशन में जो भी बच्चा अटेंड नहीं करेगा तो मैं पर्सनली उसके पेरेंट को फोन लगाऊंगा. ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को. ये तो करूंगा ही करूंगा, और अगली क्लास में अलाउ भी नहीं करूंगा. ये समझ में आ गई बात सब लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ये नो आंसर. तो ये ध्यान रखना, अगला सेशन अगर किसी ने गोला मारा ना तो वो उसके घर आज फोन होगा, और अगले सेशन से उसको अलाउ नहीं करेंगे विदाउट पेरेंट्स कंसेंट. तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो फिर अगले सेशन में इस प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. स्प्रिंग पेंडुलम काफी सवाल करेंगे, और अगले सेशन के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वन बाय वन वी विल सॉल्व इट.